ये घोड़ों का हमारा राजा है। अंग्रेजों को कहे कि आप भारत छोड़ करके जाओ, यहां अदालत में बैठने का हक आपका नहीं है। अंग्रेज आग बबूला हो गए, बोले दोनों को मौत की सजा दिया जाए। और 17 तारीख को 2 बजे मौत की सजा का ऐलान हुआ कि कल 18 सितंबर को ठीक 11 बजे बाप बेटे को मौत की सजा दिया जाएगा। और वो मौत कैसा था? खुले चौराहे में खड़े करो। और जिस तरह से ये जनता आई है, ऐसे ही कम से कम 10,000 जनता को बुलाया गया, कोड़ा बाग के बुलाया गया, माता बहन बेटियों को बुलाया गया। उसमें रघुनाथ साहब की पत्नी भी वहां पर खड़ी थी और सबके सामने खड़ा किया गया और अंतिम अवसर दिया गया कि अभी भी माफी मांग लो। अब बाप के सामने बेटा है और बहू है और जनता है। बेटा के सामने एक तरफ बाप है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी है और वहां जनता खड़े हैं। अवसर है माफी मांग लो। पर शंकर साहब रघुनाथ साहब ने कहा कि हम माफी नहीं मांग सकते, हम इस देश को आजाद करना चाहते हैं। और परिणाम यह हुआ, 18 सितंबर आज का ही दिन था, 11 बजे तोप चलता है, पिता पुत्र के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। शहीद हो गए पर झुके नहीं। अंग्रेजों को कह दिए कि एक शंकर साहब रघुनाथ साहब शहीद होंगे तो हजारों शंकर साहब पैदा हो जाएंगे। हम झुकने वाले नहीं हैं, लड़कर मुकाबला करने वाले। साथियों, शहीद हो गए हमारे पिता पुत्र। इसलिए मैंने इसके लिए मैंने अपने शब्दों को व्याख्यान किया है। पिता पुत्र का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। पिता पुत्र का ये बलिदान। साथियों, ज्वाला भड़क गई और मैं गौरवान्वित हूं कि मैं उस जगह से हूं जहां वीरांगना रानी अवंती बाई राज करती थी। रामगढ़ मेरे जिले में, अमरपुर के पास माता बहने मेरे क्षेत्र में ही रामगढ़ डिंडोरी जिले में स्थित है। वहां रानी अवंती बाई को खबर मिला कि घोड़ राजाओं को शहीद कर दिया अंग्रेजों ने। अवंती बाई अपनी सेना ली और अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए निकल पड़ी। रास्ता था सीधे रामगढ़ से होते हुए किशनपुरी से आगे बढ़ करके जबलपुर की तरफ आने के लिए जैसे शाहपुर के पास पहुंचे, वहीं पर अंग्रेजों की सेनाओं से मुकाबला हुआ और रानी अवंती बाई लोधी भी वीर गति को प्राप्त हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे ये 3 शहादत को आप समझे। घोड़ राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया, रानी अवंती बाई साथ खड़े होकर के शहादत की राह पे चल पड़ी। आज जरूरत है हमारे घोड़ों को और लोधियों को एक होने के लिए, जिस तरह से हमारे पूर्वज एक हुए, जिस तरह से हमारे पूर्वज एक हुए थे, उन्हें नमन करके उनके राह पर चलने की जरूरत है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस जगह में एक मिनट मौत से लड़ने का काम शंकर साहब रघुनाथ साहब ने किया था। 17 तारीख को 2 बजे सजा देके वही कोठरी में डाल दिए। अंधेरी रात आ रही थी, एक मिनट अंधेरा बढ़ रहा था, मौत नजदीक आ रही थी। जरा समझो कैसे वेदना हुई होगी। सुबेरे का किरण निकला होगा, प्रकाश आया होगा, पर वो प्रकाश
उनके लिए मौत का प्रकाश था। एक एक मिनट गुजरा, जिस जगह में उनको बंद करके रखे थे उस जगह में कचरा भरा था। क्या भरा था? वन विभाग का कचरा भरा था। 162 साल बाद मैं मंत्री बना मध्य प्रदेश शासन का। 25 दिन के अंदर मैंने 20 जनवरी को गया 19 में, 25 दिसंबर को शपथ लिया था। 20 जनवरी को गया, रविवार का दिन था, देखा तो वहां कचरा भरा था। मैंने कहा ये बंदी गृह है। वन विभाग वालों ने कहा हाँ साहब ये बंदी गृह है, यही दोनों को बंद रखे थे। मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा ये गलत है, ये मेरे पूर्वजों का अपमान है और भारत के लिए क्रांतिकारी वीरों का अपमान है। मैंने कहा ये कचरा मैं तुरंत साफ करता हूं। उस समय मेरे बेटा भी मेरे साथ था। हम बेटा के साथ हम भिड़ गए, हम साफ किए। जानकारी लगे, मीडिया वाले आ गए, बोले मरकाम जी आप ये कचरा साफ कर रहे हो, राजनीति लोग ऐसे ही करते रहते हैं। मैं कहा खबरदार, ये राजनीति नहीं है, ये मेरे पूर्वज है, मेरा खून का रिश्ता है। मैं कौन हूं? ये मेरे पूर्वज है, मैं साफ कर रहा हूं। बोले आगे क्या? मैं कहा सुनिए ये बंदी गृह नहीं है। तो बोले क्या है? मैं कहा ये प्रेरणा का केंद्र है, ये प्रेरणा का केंद्र है देश के लिए मर मिटने का, देश के लिए आगे बढ़ने का और देश के लिए संकल्प लेने का ये तपस्या स्थल है। मैं इसको प्रेरणा केंद्र घोषित करता हूं। मैंने कहा इसको मैं प्रेरणा केंद्र घोषित करता हूं। मीडिया वालों ने कहा यहां तो डीएफओ बैठता है। लोगों ने कहा कि ये कैसे करोगे? मैं कहा डीएफओ को खाली करा दूंगा। लोगों ने कहा जंगल में जो जमीन कब्जा की है उनकी पट्टा तो नहीं मिल रहा है, तुम बोल रहे हो डीएफओ खाली करा देंगे। अरे हम कहिए गौड़ों का आवाज है, हम खाली कराएंगे। और मैं आपको बता दूं मैंने डीएफओ का चेंबर खाली करा दिया। 48,000 स्क्वायर फीट हाई कोर्ट के सामने जो 500 करोड़ से ऊपर की जमीन है मैंने समाज के हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह के लिए आवंटित किया और 10 करोड़ रुपए हमने प्रेरणा केंद्र बनाया। और मैंने कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का राष्ट्रपति, इस देश के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष आकर के यहां संकल्प लें, जरूरत पड़ेगा मर मिटना, झुकना नहीं। ये मैं आपको यहां से संदेश के लिए प्रेरणा केंद्र बनाना चाहता हूं। और मैं आज कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, कोई भी दल का हो, राष्ट्रपति जी आप हमारे देश के सिरमौर हैं। आप आकर के वहां संकल्प ले लो, जरूरत पड़ेगा मर मिटना, देश को झुकने मत देना, ये हमारा संकल्प। पर आज वही हमारा इस देश की ताकत चुनौतियों से गुजर रहा है। बातें बहुत कर रहे हैं, मैं आलोचना किसी का नहीं करता। मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं हमेशा सत्य बात करता हूं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि हमको सच्चाई का साथ देना चाहिए कि बेईमानी का? बताओ कितने लोग हैं जो सच्चाई के साथ देना चाहते हैं? बहुत बधाई देता हूं। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, सच्चाई का साथ आप दे रहे हो तो सच्चाई का साथ दोगे कि नहीं दोगे? देंगे। बहुत बधाई। सच्चाई का साथ देने के लिए तैयार हो तो सच्चाई का साथी बनोगे कि नहीं बनोगे? बनेंगे। तो आइए हम सच्चाई के साथ जुड़ते हैं और जय सच्चाई के साथ अपनी बात रखते हैं। मैं सच्चाई का बात रख रहा हूं। प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, आप बताओ क्या गांव-गांव के प्राइमरी स्कूल ठीक ठाक है? नहीं है। क्या वहां भवन ठीक है? नहीं है।
क्या मिडिल स्कूल ठीक है? क्या हमारे गांव के गरीब का इलाज सही जगह में होता है? क्या गांव के गरीब को पीने का सही पानी मिल रहा है? क्या मेहनत करने वालों को सही मेहनत का राशि मिल रहा है? क्या किसानों को उसका धन जितना लगता है उतना उसके खेती के पैसा मिल रहा है? क्या नौजवानों को सही समझाने वाले कोई जानकारी दे रहे हैं? एक चीज हो रहा है, गांव गांव में नशे बिक रहे हैं। क्या बिक रहा है? नशा बिक रहा है, जिससे नौजवान आपके बर्बाद हो जाएं। अरे मेरे देश का भविष्य कौन है? मेरे देश का भविष्य आज जो नौजवान है वही मेरे देश के भविष्य हैं। जो बच्चा है अभी 5 साल का, ये 50 साल बाद 55 साल का होगा। हमारा भविष्य कौन है? हमारे नौजवान हैं। नौजवान को समझाने की बजाय 2 करोड़ नौकरी 1 साल में देने के लिए आपने बोला। आप प्रमाण दीजिए, और अगर आप नहीं कर पाए तो देश के सामने माफी मांगिए कि आपने नहीं दे पाया। आपने बोला था कि 2022 तक सबके मकान पक्का बना देंगे। क्या सबके मकान पक्का बन गए? तो आप क्यों गुमराह किए? आपने बोला था किसानों की आय दुगना कर देंगे। आजाद भारत में पहला 3 काला कानून था, जिसके विरोध में किसान आंदोलन किए। 1000 किसान आंदोलन में मर गए। तब आप जाकर के किसानों के आंदोलन के ध्यान में रख के आपने 3 कानून वापस किए। तो गुनहगार कौन है? कानून बनाने वाला गुनहगार है। अगर 1000 किसान आजाद भारत में अपना जीवन दिए तो वो कानून बनाने वाला आपको हिसाब देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए, आप उनके परिवारों को क्या आपने मुआवजा दिया? आपने नहीं दिया। मीसा बंदियों को आप पैसा दे सकते हो, तो आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हो गए, मैं तो मांग करता हूं जो आंदोलन के दौरान किसान शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और उनके परिजन को सम्मान भी मिलना चाहिए। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस बात के लिए आप हमको एक होना पड़ेगा। अभी लोगों ने हमको गुमराह कर दिया है। मेरा कहना है इस देश का एक एक देशवासी भारत देश का जिम्मेदार नागरिक है। इस देश में आपका हमका बराबर हक है कि नहीं है? बताओ, इस देश में हमारा भी हक है कि नहीं है? तो जाग जाओ मेरे साथियों, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक ये लोग हमको गुमराह करके हमारे ऊपर अमर बेल की तरह लगे रहेंगे। अमर बेल देखे हो ना, पेड़ जड़ से दूसरा अमर बेल चढ़ के उसके ऊपर मजा करता है, वैसे ही ये अमर बेल हमारे ऊपर लदे हुए हैं। ये अमर बेलों को समझाना है कि ये पेड़ हमारा है, ये देश हमारा है। तो आप सबसे मैं यही अनुरोध करने के लिए आया हूं। जबलपुर में मुझे जो बंदी गृह है उस पर कल मैंने 52गढ़ के राजाओं की जो शक्ति था उनको आमंत्रित करा के मां नर्मदा में स्नान करा के उसको हमने स्थापित किया है कि जागो 52गढ़ के शक्ति, अब देश की जरूरत है। अब घोड़ों को आगे आना पड़ेगा, ओबीसी को आगे आना पड़ेगा, तभी हमारा न्याय हमको मिलेगा। आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूं, हर मुसीबत में हम संघर्ष करते हैं। हमारा आज अनुरोध है आप सब एक हो जाए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं न्याय भी मिलेगा, हक
हक भी मिलेगा और जीवन जीने का मजा भी आएगा, पर एक होकर के आपको हमको मिलना पड़ेगा। साथियों, आज मैं आयोजन कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों ने मुझे फोन किया, मैं अभी जबलपुर में वहां कार्यक्रमों का निर्धारण करके पिछले समय 3 जगह मंच लग गए थे। मैंने हाथ जोड़ के कहा था कि अगर समस्याओं से लड़ना है तो एक मंच में आना पड़ेगा। आज सभी दल के लोग एक मंच में हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आज एकता के बात करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, इसका हक हमें है। सिर्फ अमीरों का बाप का देश नहीं है ये, हमारा भी है। हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे किसानों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज हमारे देश का प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करता है, रोज लाखों करोड़ का कर्जा लेता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम माता बहनों का सम्मान कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, माता बहनों का सम्मान सिर्फ पैसे से नहीं हो सकता, उनकी सम्मान की भी गारंटी हमको लेना पड़ेगा, उनकी मांग की गारंटी लेना पड़ेगा, सम्मान की गारंटी लेना पड़ेगा, सुरक्षा की गारंटी लेना पड़ेगा, उनके बच्चों को पढ़ाने की गारंटी लेना पड़ेगा, उनकी मेहनत की सही दाम देने की गारंटी लेना पड़ेगा। आप सिर्फ 1200 रुपए दे करके और आप अपने घर का पैसा दे रहे हो क्या? बताइए, जो सरकार देता है क्या उसका घर का है क्या? ये जनता का पैसा है, आप क्रेडिट मत लो, ये जनता का पैसा है। और वो पैसा अभी अमीरों को 18 लाख करोड़ आप दे दिए, गरीबों को आप 1200 रुपए में कह रहे हो। हमको भी 12 लाख का हक हमारा है, वो लेके रहेंगे। जब आप साथ रहोगे हम बढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं, लड़ेंगे, 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 जीतेंगे। न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। बहुत बहुत आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और मैं अपने अंतिम शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, क्योंकि मंच में हमारे बहुत विद्वान साथी हैं। सबका अनुभव होता है, सबका अपना ज्ञान होता है और सबको सुनना हमारा कर्तव्य भी होता है। पर मैं एक चीज ध्यान रखना, एक मेरा मूल मंत्र मैं बता रहा हूं, उसको लेके चलना है। चुनौतियां तो बहुत हैं, चुनौतियां तो बहुत हैं, पर मेरा हौसला बुलंद है। मैं देखूंगा चुनौती कैसे हमें रोकेगा। हम चुनौती को पछाड़ेंगे, हम इंसान के लिए काम करेंगे, मानवता के लिए काम करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। आप सबको, सभी लोग मेरी बात सुने। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, एक चीज का जरूर ध्यान देना, नशा से दूर रहना, नशा से दूर रहना। मैंने हमारे समाज के माल गुजारों को देखा है, माल खत्म हो गया है, गुजारा ही गुजार है, कारण कि नशा ने बर्बाद कर दिया। अगर नशा से किसी को फायदा हुआ है तो बताओ, क्या कोई मोटे हुए हैं? क्या कोई साहब बने हैं? नशा ने साहब को भी मौत दे दिया है, अमीरों को भी परेशान कर दिया है। इसलिए आइए, नशा से हमको दूर रहना है। इस समय गांव गांव में एक राजश्री चलने लगा है, 40 रुपए में आता है। उतना पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगा देंगे तो वो कलेक्टर, एसपी, नेता बन सकते हैं। इस बात के लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, नशाओं से दूर जब तक नहीं होंगे तब तक नशा के माध्यम से हमें लोग फंसा लेंगे। इसलिए नशा से दूर रहो
अपना हक, अपना जीवन बेहतर बनाओ, ये अनुरोध करता हूं दोनों हाथ जोड़ के। और मैं आपसे एक अंतिम बात करते हुए अपने शब्द विराम दूंगा। मैं आपके बीच में नेता बन करके नहीं आया, मैं आपके बीच में नेता बन करके नहीं आया। मुझे पता था ओबीसी हमारे एसटी समाज के लोग हैं। मैं आपका अपना बेटा बन करके आया हूं और बेटा बनने का फर्ज मैं अदा करता हूं। और मेरा कर्तव्य रहता है कि मेरे बुजुर्गों का मान सम्मान कम ना हो, मेरे माता बहनों की मान सम्मान कम ना हो। और जब मैं बेटा बन करके सेवा करूंगा तो मैं आपके लिए हमेशा आपका मान बढ़ाने का काम करता रहूंगा। ये मेरी सोच है। मैं अंत में, कई नेता हमारे बात करते हैं, भाषण देके क्षमा मांग लेते हैं। मैं कभी क्षमा नहीं मांगता, मैं कभी क्षमा नहीं मांगता। अगर कोई गलती होती है तो आप बता देना, मैं सुधर जाऊंगा। आप बता दोगे, मैं सुधर जाऊंगा। माफ कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगा तो मैं बिगड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। इसलिए समाज का जिम्मेदारी है बेटा को सुधारना। अगर गलत कर गया तो बेटा यहां गलत है, इसको सुधार ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरी बात सुन लो। दुनिया में भारत शक्तिशाली बने, ये सपना मेरा है। मैं किसी का बुराई नहीं करता। मेरा भारत दुनिया में महान बने, ये मेरी सपना है। ये सपना तब पूरा होगा जब आप साथ दोगे, नहीं तो ये सपना अधूरा रह जाएगा। मेरा सपना है अमेरिका, रूस, फ्रांस, विकसित देश चीन है, इनके सामने मेरा भारत सबसे शक्तिशाली बने। पर भारत में समझदार इंसान हो, भारत में समझदार इंसान हो, ताकि किसी को हम मारे ना, उनको जिंदा रखने का प्रयास करें। यही तो हमारी मानवता है। मारने वाला बड़ा नहीं हो सकता, बचाने वाला बड़ा होगा। ये मेरा विचार है। इसके लिए मैं मिशन सच्चाई नई शंखनाद कर दिया हूं। कोई भी हो, सही बात करो, बेईमानी पसंद हम नहीं करेंगे। इसके लिए हमको काम करना है। आप हम सब मिलकर बढ़ेंगे, मां भारत की उन्नति होगा, प्रगति होगा, दुनिया में भारत महान होगा। इसकी जिम्मेदारी हम बहुसंख्यक लोगों की है। आइए मिलकर आगे बढ़े। यही कहते हुए पुनः 168वें बलिदान दिवस पर मेरे पूर्वजों को मैं नमन करता हूं और वीरांगना रानी दुर्गावती के पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। और वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने जिस तरह से शंकर शाह रघुनाथ के शहादत के बाद वीरता दिखाया, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोधी भाई आइए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ आओ, मिलकर इतिहास बनाएंगे। यही कहते हुए अपने शब्द को विराम देता हूं। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।